नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां आपको बता दें कि वे एक के बाद एक 3 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जहां आपको बताते चले कि तय कार्यक्रम के अनुसार वे पतंजलि के योगपीठ परिसर में इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन भी आज करने वाले हैं। तो वहीं जानकारी देते चले कि शांति कुंज में स्थित गायत्री तीर्थ पहुंचकर अखंड ज्योति के दर्शन उनकी ओर से किए जाएंगे। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बैरागी द्वीप में भी आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे, जहां माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी एवं अखंड द्वीप शताब्दी वर्ष का भव्य आयोजन आज किया गया है। बताते चलें कि गायत्री परिवार की ओर से आयोजित इस महोत्सव में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। और जहां गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा भी पूरे तरीके से कर ली गई है। जहां आपको बताते चले कि वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक प्लान पूरे तरीके से लागू कर दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विकास, जिस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, आज दूसरे दिन भी आज अमित शाह गृह मंत्री आज हरिद्वार दौरे पर ही रहेंगे, जहां पर सबसे पहले आज उन्होंने पतंजलि योगपीठ के जो दयानंद ग्राम में इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन यहाँ पर सबसे पहले किया। जिसके बाद इस समय गृह मंत्री जो गायत्री तीर्थ है वहां पर शांति कुंज है, तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने अखंड ज्योति के दर्शन किए हैं। जिसके बाद जो उनका कार्यक्रम है वो निरंजनी अखाड़े पहुंचने का है, जहां पर वो हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। जिसके बाद जो माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी कार्यक्रम है उसमें वो यहाँ से वो पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं कि जिसके कार्यक्रम के उपरांत ही वो यहाँ से हरिद्वार से रवाना होंगे। तो कह सकते हैं कि 2 दिवसीय दौरे के आज के जो कार्यक्रम है इसी तरह से रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 दिनों में जो पुलिस की जो सुरक्षा की व्यवस्था कह सकते हैं कि वो काफी चाक चौबंद यहाँ पर दिखाई दी, क्योंकि कोई भी हैवी व्हीकल पूरे शहर में उसको एंट्री यहाँ पर नहीं दी गई है। जब तक कि अमित शाह यहाँ हरिद्वार में रहेंगे उसके बाद ही किसी हैवी व्हीकल्स को यहाँ पर एंट्री दी जाएगी, ताकि जो सड़क मार्ग है उनको सुचारू रूप से यहाँ पर उनकी व्यवस्था के लिए चलाया जा सके। वहीं भीड़ नियंत्रण को भी रूट डाइवर्जन के लिए भी प्लान यहाँ पर किए गए हैं, ताकि आम जनता को भी कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। हालांकि अगर इस समय की बात करें तो इस समय थोड़ी ही देर में अमित शाह यहाँ निरंजनी अखाड़े के जो हनुमान मंदिर है वहां पर पहुंचेंगे और हनुमान जो पूजा अर्चना यहाँ पर करेंगे। जिसके बाद वो शांति कुंज के जो कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम है, जो शताब्दी कार्यक्रम है, वहां पर वो शिरकत करने के लिए यहाँ से रवाना होंगे। जी ठीक है विकास जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर हरिद्वार से ही है, जहां साधु संतों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बताते चले कि शंकराचार्य के समर्थन में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां प्रयागराज घटना पर भी नाराजगी को व्यक्त किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि माफी और सम्मान की मांग लगातार साधु संतों की ओर से की जा रही है। तो आपको अहम खबर बताते चले कि हरिद्वार में साधु संतों ने शंकराचार्य के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया है, और जहां साधु संत प्रयागराज की हालिया घटना को लेकर गहरी नाराजगी को जता रहे हैं, और जहां प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ है वह संत के सम्मान के खिलाफ है, और जहां संतों ने एकजुट होकर विरोध जताया। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि संबंधित लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात भी साधु संतों समाज की ओर से उठाई जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हैं हरिद्वार के, और जहां बुधवार की शाम उन्होंने जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से भी मुलाकात की थी। जहां आपको बताते चले कि स्वामी अवधेशानंद गिरी के कंखल स्थित
हरिहर आश्रम में पहुंचने के बाद अमित शाह ने उनका आशीर्वाद लिया था। तो इसके साथ ही वे रात्रि विश्राम के लिए पतंजलि योग पीठ के लिए रवाना हुए और जहां पत्रकारों से बातचीत में स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से धारा 370 हटाई जा सकी और अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हुआ। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हरिहर आश्रम आए और उनसे लोक कल्याणार्थ तो चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रोत्थान के साथ साथ समसामयिक अनेक विषय और उनकी चूंकि आध्यात्मिक अभिरुचियां बड़ी अद्भुत हैं, तो उनसे कुछ आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा हुई और विशेष तौर पर ये चर्चा हुई कि किस तरह से राष्ट्र में अद्भुत प्रगति हो। जैसे हमने उन्हें धन्यवाद दिया धारा 370 के लिए, हमने उन्हें अति धन्यवाद दिया अभी कि उनके माध्यम से राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका है। और जो आज एक बड़ा परिवर्तन है, सुखद परिवर्तन, भय मुक्त समाज है, समाज में भय नहीं है, आर्थिक प्रगति कितनी है। आज देश इस सामर्थ्य का है कि कभी हम पड़ोसी देशों के सामने भी संकोच करते थे, लेकिन आज हम बड़े बड़े राजाओं के आगे और अमेरिका के सामने भी नहीं झुक रहे हैं। क्या वह अमेरिका हमारी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहा है। तो ये सामर्थ्य जो आई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा, कि आज देश में सामर्थ्य के साथ साथ वैभव आया है, प्रगति आई है, उस सब के लिए भी हमने उनको धन्यवाद दिया। और चूंकि वो आचार्य पीठ पर आए थे तो महादेव से प्रार्थना की हमने कि राष्ट्रोत्थान के लिए वो यशस्वी रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनके द्वारा देश को नई दिशा मिल रही है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चाहे कुंभ का आयोजन हो या फिर प्रमुख त्योहारों का, पूरा देश अब सनातन संस्कृति के पुनः जागरण की ओर बढ़ रहा है। और जहां उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब उस दौर में है और जहां वापस नहीं जाएगा जिस दौर से वे आगे बढ़ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के महत्व के बारे में भी जोर देते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। और कल्याण जैसी पत्रिका और गीता प्रेस जैसी संस्थाओं ने सनातन की लौ को हमेशा चिरंजीव बनाया, बचाकर रखा और उसके कारण आज हम देश में पुनः जागरण का माहौल देख रहे हैं। चाहे कुंभ हो, चाहे हमारा कोई भी त्योहार हो, युवाओं का जो अंदर योगदान है, युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वो इतनी बड़ी मात्रा में है जो बताता है कि देश का भविष्य उज्जवल है और अब हमें कोई वापिस उस जगह पे नहीं ले जा सकता। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग के द्वारा निर्माणाधीन जमरानी और सौंग बांध परियोजना पर समीक्षा बैठक की। बताते चले कि मुख्य सचिव ने दोनों प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं और जहां कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया, तो वहीं फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल, तो वही मूल्यांकन भी कराया जाएगा। जहां परियोजनाओं से प्रभावितों के पुनर्वास कार्य को बंद तरीके से तत्परता के साथ पूरा करने के आदेश उनकी ओर से दिए गए हैं। तो जानकारी देते चले कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की कुल लागत 3,668.23 करोड़ रुपए है और इसे जून 2029 तक जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। सौंग बांध परियोजना की लागत आपको बताते चलें कि कुल लागत जो है वो 3,678.23 आंकी गई है और इसमें कि आपको बताते चलें कि यह जो बांध है वो 2029 तक पूरा कर लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने आरक्षित वन भूमि में अतिक्रमण का आरोप लगाया है। जहां अधिवक्ता ने देहरादून वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी को शिकायत सौंपी और जिसमें कि आरोप लगाया गया है कि HESCO संस्था ने
अकाडिया के बीच, तो वहीं आशारोडी रेंज स्थित आरक्षी जो वन क्षेत्र है वहां भवनों और सड़कों का निर्माण किया है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भी यह आरोप लगाया है कि डॉक्टर जोशी को 1 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, जो कि अब 4 बीघा से अधिक हो गई है और यह रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि है। तो ये है कि उनके नाम जो उन्होंने एक सोसाइटी है इसका जिसके कह रहे हैं वो डेवलप करा था, उसके लिए 1 बीघा के करीब उनको ज़मीन अलॉट थी और वो 1 बीघा ज़मीन आज 4 बीघे से भी ज़्यादा हो चुकी है और वहाँ पर हर तरीके से डेवलपमेंट सरकार दे रही है, सड़कें भी हैं, सब हैं। और वो जो ज़मीन उन्होंने कब्ज़ा किया है वो रिज़र्व फॉरेस्ट की जो है ज़मीन है और रिज़र्व फॉरेस्ट की ज़मीन इसलिए रिज़र्व फॉरेस्ट बनाए गए थे जिससे कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, आपके पेड़ पौधे हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। और देखिए, जब कहते हैं सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, यही हाल उनके साथ है। सरकार से उनकी अच्छी खासी मिलती है, मिलाजुली है। यही वजह है कि आपने देखा अंकिता भंडारी हत्याकांड में मैं कौन तू खामखा करके वो उन्होंने घुसने का कार्य किया। तो सरकार के साथ मिली भगत करके आप जितनी भी चाहे भूमि कब्जा लीजिए, आप वन की भूमि कब्जा लीजिए, आप रिजर्व फॉरेस्ट कब्जा लीजिए, कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। एक आम आदमी 1 इंच भी अगर अपना घर बढ़ा लेता है, जमीन कब्जा कर लेता है, तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और सरकार अगर इतनी पाक साफ है इस मुद्दे में तो सरकार को जांच, उच्च स्तरीय जांच बिठानी चाहिए। जो अधिकारी से लेकर सफेद पोश तक इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और पद्म भूषण जैसे जो है सम्मान से सम्मानित है जोशी जी, और मुझे लगता है इस तरीके का कृत्य उनको शोभा नहीं देता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत परिवहन विभाग उत्तराखंड के द्वारा आरटीओ की देहरादून ने एक सड़क सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया, जहां आपको बता दें कि इस गोष्ठी का उद्देश्य वाहन स्वामियों, विशेषकर के भारी वाहनों के स्वामियों, तो वहीं आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना और जागरूकता को बढ़ाना रहा। जहां आपको यह भी बताते चले कि यह आयोजन संभागीय परिवहन के अधिकारी, परावर्तन और सड़क सुरक्षा के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। जहां गोष्ठी में यह भी जानकारी दी गई कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि जीवन रक्षा का दायित्व है। तकनीकी सुधार, फिटनेस, ओवरलोडिंग नियंत्रण, सीट बेल्ट, हेलमेट अनुपालन और चालक के प्रशिक्षण पर भी निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता को बताया गया। खबर देहरादून से ही है, जहां आपको बता दें कि चक्राता के ब्लॉक के सुदूरवर्ती कथियान में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत उप जिलाधिकारी प्रेमलाल की अध्यक्षता में जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 1086 से अधिक ग्रामीणों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है। तो वहीं जानकारी देते चले कि शिविर में 29 शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 651 लोगों की जाँच कर निःशुल्क दवाई दी है, जबकि कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, राजस्व, पंचायती राज और अन्य विभागों ने प्रमाण पत्र, पेंशन, कृषि सामग्री और अन्य सेवाएं भी प्रदान की। गढ़वाल में मंडल विकास निगम यानी कि GMVN चारधाम यात्रा में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार प्रयासरत है और पिछले कई सालों से गेस्ट हाउसों की मरम्मत भी की गई थी। और जहां आपको बताते चले कि इस बार भी बचे हुए गेस्ट हाउसों और आपदा से प्रभावित स्थानों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहां जानकारी देते चले कि GMVN के प्रबंधन निदेशक विशाल मिश्रा ने अपनी टीम को निर्देश दिए हैं कि जिन भी गेस्ट हाउस की मरम्मत बाकी है उनके प्रस्ताव शीघ्र ही तैयार किए जाएं, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले सभी सुधार पूरे हो सकें। तो वहीं यह भी बताते चलें कि गढ़वाल के आयुक्त ने भी हाल ही में एक बैठक में स्टाफ की व्यवस्था और गेस्ट हाउसों की मरम्मत को लेकर समय पर पूरा करने के लिए निर्देश उनकी ओर से दिए गए। और जहां GMVN की टीम पूरी तरीके से तत्परता के साथ इस कार्य में जुटी है, ताकि यात्रियों की सुरक्षित और सुविधाजनक ठहरने की व्यवस्था उन्हें पूरे तरीके से मिल सके। मंडल विकास निगम एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है चारधाम यात्रा में, और जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें लास्ट ईयर रिपेयर वर्क कराए गए थे। इस बार भी हमने अपने GM को और अपनी टीम को निर्देशित किया है कि जो गेस्ट हाउस रह गए थे या पिछली बार जो आपदा में अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है और इमीडिएटली जो हमें ठीक करना है,
उसके प्रपोजल हमें दे दीजिए ताकि समय रहते हम लोग उसको ठीक कर लें। इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी अभी हाल में बैठक ली गई थी और उस बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि हमें अपनी जो भी स्टाफ लगाना है चारधाम रूट पर और जो हमें अपने गेस्ट हाउसेज़ हैं, रेस्ट हाउसेज़ हैं, उनको ठीक कराना है, उसको समय रहते करा लें। तो हमारी टीम जो है वो इस पर बहुत तत्परता से काम कर रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद राज्य ने पूरे तरीके से अब इसे अलर्ट मोड पर रख दिया है। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन के सचिव ने एक वर्चुअल समीक्षा बैठक भी की और इस बैठक में सभी जिलाधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पुलिस, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी और अन्य सभी विभागों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया, जहां खासतौर पर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि 23 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरे तरीके से शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड की केदार घाटी एक बार फिर से आग की चपेट में आ गई है। जी आपको बताते चले कि बरडासू क्षेत्र के पास केदारनाथ के वन्य जीव अभ्यारण्य के रेल बीच क्षेत्र में लगी भीषण आग वन विभाग के लिए अब लगातार चिंता का विषय बन गई है, जहां पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के कारण आग बुझाने में कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि जिससे वन संपदा और वन्य जीवों की सुरक्षित आवास पर भी खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जहां वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि मौसम के अनुकूल बारिश न होने के चलते पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी के जंगलों में भीषण आग लग गई। उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि समय रहते हालातों पर काबू पाया जा सके। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि इस बार जो अभी तक बर्फबारी या बारिश नहीं हुई, इस जमीन पूरी तरह से सूखी पड़ी हुई और सूखी जमीन में घास वास पे आग लगी है। कोई घास से और इसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि साहब जंगली जानवरों के कारण लोग आग लगा रहे हैं। तो इसमें अगर जंगली जानवरों के कारण जंगलों में आग लगाएंगे तो इसका नुकसान तो ये है कि जानवर जब जंगलों में आग होगी तो बस्ती की तरफ आएगा। तो मैं नहीं मानता कि इस तरह की कोई कर रहा हो, लेकिन सूखा इसका बहुत बड़ा कारण है और सूखे के कारण ये घास फूस पे ये जो आग पकड़ रही है, इसमें भी आज खासकर 4 जिले पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी, इन्हीं जनपदों में विशेष ये घटना हुई है। तो इसको लेकर के निर्देश भी दिए गए हैं और जो हमारे हेड ऑफ फॉरेस्ट हैं वो लगातार इन चारों डिस्ट्रिक्टों के संपर्क में, और अब आज मैं समझता हूँ एक मीटिंग भी इन चारों जिलों के डीएफओ के साथ वो कर रहे हैं कि इसके कारणों के लिए, और इसमें हमने अगर कोई व्यक्ति अगर आग लगा रहा है तो उसके लिए भी लोकल इंटेलिजेंस भी हमारी काम कर रही है इस समय, ताकि कारणों का पता भी चल सके। और बाकी मेन कारण इसका यही है कि अभी तक का बारिश का ना होना और सूखा पड़ना। अब खबर रामनगर से है, जहां कोर्ट परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब आरोपी कौशल चीलवाल ने 302 हत्या के मुकदमे में पेशी के दौरान कथित रूप से जहर खा लिया। जी आपको जानकारी देते चले कि सीओ सुमित पांडे का इस पर कहना है कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और जहाँ प्रारंभिक जाँच में डॉक्टरों ने किसी भी प्रकार के जहर के सेवन की पुष्टि नहीं की है और जहां डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि आरोपी ने जहर नहीं खाया और उसकी स्थिति अभी सामान्य है। तो वहीं कौशल चीलवाल को एहतियातन हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। तो वहीं उसके खिलाफ आगामी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, एक मामला पुलिस के संज्ञान में आया था जिसमें एक लड़का जिसका नाम कौशल चिलवाल उम्र 25 साल है, इसके द्वारा क्या बोलते हैं कोर्ट से सूचना मिली थी कि इसके द्वारा जो है एक पॉइजन खा लिया है, जिस पे तुरंत इसको यहाँ पे जो चिकित्सालय है रामनगर यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे डॉक्टर्स के आज जब डॉक्टर साहब से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा क्या किसी प्रकार की कोई जहर की कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। और डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि अभी तक ना ही इसने खुद बताया है ना ही हमें पता लग पाया है किसी प्रकार के ऐसा कोई जहर इसने खाया है। और एहतियातन के तौर पे इसको जो है अभी STH हल्द्वानी रेफ़र करके थोड़ा चेकअप के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही साथ मुझे जो ऐसा प्रतीत हुआ कि क्योंकि इसकी आज एक डेट भी थी 302 के मामले में न्यायालय में, तो संभवतः ऐसा रहा होगा कि इसके द्वारा पुलिस और न्यायालय पर प्रेशर बनाने की वजह से ऐसा कुछ किया होगा।
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।